दोपहर के वक्त छत पर कपड़े सुखा रही जयश्री पास के पेड़ पर लगी कैरियों को देख रही थी। हाय, कच्ची कच्ची कैरियां, बड़ा मन कर रहा है खाने का। एक डंडा उठाकर जयश्री पास के पेड़ से कैरी तोड़ने की कोशिश करती है। कौन है? कौन हमारे पेड़ को छू रहा है? केस कर दूंगी। हे भगवान, ये बवाली घर पर ही थी। बाल्टी उठाकर जयश्री भागती हुई नीचे आ जाती है। जैसे ही वो कोई काम करने जाती है, उसका मन खाने को होने लगता है। सूखे कपड़े से वो टेबल पोंछ रही थी कि टीवी पर आ रहा एडवर्टाइजमेंट का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। कैसे चटर चटर चटपटा चाट खा रही है ये लड़की। मन तो कर रहा है टीवी में घुसकर उसके हाथ से प्लेट छीन लूं मैं। तभी सोफे पर बैठा विनोद टीवी का चैनल चेंज कर देता है। मैं देख रही थी, किसने टीवी का चैनल बदल दिया? क्या हो गया बहू? हाँ, पापा जी कुछ नहीं। ओफो, ये मेरी क्रेविंग फंसा देगी मुझे। जयश्री किचन में आ जाती है। वो काम तो कर रही थी, लेकिन बार बार कभी बर्नियों में अचार देखती तो कभी फ्रिज खोलकर देखती, इमली कभी चटनी। उसके चेहरे पर कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग साफ दिख रही थी। क्या हुआ भाभी, 10 मिनट में 4 बार फ्रिज खोल चुकी हो, ऐसा क्या निकालना है? पता नहीं, आज ना बहुत जोर जोर से कुछ खट्टा मीठा चटपटा खाने का मन कर रहा है। गोलगप्पे, दही भल्ले, कुछ भी मिल जाए बस। ओए होए भाभी, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। बस फिर शाम को चलते हैं बाजार, मस्त गोलगप्पे चाट लपेट कर आएंगे हम। घर के दोनों बेटे दुकान पर थे। विनोद हर रोज की तरह शाम की चाय पीने चाय की गुमटी पर गया हुआ था और सुषमा पास के पार्क में अपनी 50+ मंडली के पास बैठी थी। देखा भाभी, अब बेकार में परेशान हो रही थी। शाम के वक्त हमारा घर बिल्कुल खाली रहता है, बस हम दोनों ही तो हैं। इसके पहले कोई आया है, हम दोनों आराम से पानी पूरी और चाट खाकर आ जाएंगे। जयश्री फटाफट चप्पल पहनती है और कंधे पर बैग लटकाकर अपनी देवरानी के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ तक पहुंचती है। वो देख, पानी पूरी वाला। जयश्री और ईशा हाथ में दोना लिए बड़ी खुशी से पानी पूरी वाले के सामने खड़ी थी। पानी पूरी वाला पहली पूरी बनाकर ईशा को देता है। अब बारी थी जयश्री की। पूरी वाला जयश्री के दोने में बस पानी की पूरी रखने ही जाता है कि सामने से सुषमा आ जाती है। बहू, क्या है ये सब? घर की निगरानी करने छोड़कर आती हूँ तुम दोनों को कि पानी पूरी खाने के लिए? दोनों बहुएं चौंक जाती है। सुषमा झट से पानी पूरी वाले का हाथ पकड़ लेती है। रुको 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। बस 1 पीस मम्मी जी। रविवार को मैंने खुद कहा था ना सबके लिए स्ट्रीट फूड मंगवाऊंगी। अभी तो बुधवार ही है, फिर इतने भी क्या जल्दी पड़ गई? वो भाभी का बड़ा मन कर रहा था मम्मी जी। मन तो रोज कुछ ना कुछ करेगा। अगर हर क्रेविंग के पीछे भागोगी तो रविवार की क्या अहमियत रह जाएगी? हाँ? सुषमा दोना वापस पानीपुरी वाले को दे देती है। तुम्हारी मेहनत के नाम के पकड़ो 2 रुपया, अभी रहने दो। रविवार को पूरा परिवार आएगा, तब जमकर खिलाना, ठीक है? 2 दिन बाद रात को रसोई में दोनों बहुएं खाने की तैयारी कर रही होती है कि बाहर गली में अचानक एक ठेले वाले की आवाज गूंजती है। गर्मा गर्म मसाला डोसा, मक्खन डोसा। डोसे की खुशबू खिड़की से अंदर आने लगती है। ड्राइंग रूम में बैठे विनोद की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है। अरे वाह, डोसे वाला आया है। विनोद खिड़की के पास जाकर डोसे वाले को देखने लगता है। इधर किचन में ईशा भी बाहर से आती खुशबू सूंघकर मुस्कुरा देती है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पापा जी। यही तो दिक्कत है बहू, खुशबू आई नहीं कि सबका मन डोलने लग जाता है। खुशबू सबकी बड़ी कमजोरी हो गई है आजकल। रवि और विकास घर पर है नहीं और तुम सबका मन डोसा खाने का कर रहा है, ये तो गलत है ना। जाओ, अब जब खाने की तैयारी शुरू कर दी है तो खाने पर ध्यान दो। जयश्री बहू, पहले ये खिड़की बंद कर दो। अरे सुषमा, बंद क्यों करवा रही हो? हवा तो आने दो। हवा नहीं, खर्चा आ रहा है अंदर। चलो अब जल्दी से दलिया बना लो। अच्छा, रवि का फोन आया था, वो दोनों निकल गए हैं कह रहा था। ईशा मन मारकर दलिया का बर्तन चढ़ा देती है, फिर चुपके से अलमारी से इंस्टेंट मसाले का पैकेट निकालती है। ये क्या निकाला? थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी ना तो सादा दलिया भी स्वादिष्ट हो जाएगा भाभी। स्ट्रीट फूड खाने देती नहीं मम्मी जी, और घर के खाने में भी दलिया खाओ। बताओ जबान को कैसे आराम मिले। ईशा जैसे ही वो पैकेट खोलने लगती है, पीछे से सुषमा आकर पैकेट उसके हाथ से ले लेती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है बहू? ओफो मम्मी जी आप। हाँ, मैं अब अपनी रसोई में भी नहीं आ सकती क्या? ये बाहर का खाना थोड़ी ना है मम्मी जी, ये तो गरम मसाला है। ये बाल धूप में काले नहीं किए बेटा मैंने।
आप गलत मुहावरा इस्तेमाल कर रही है मम्मी जी। धूप में बाल सफेद होते हैं, ना कि काले। आउटडेटेड रह गई है तो। मैं तो धूप में बैठकर बालों में कलर करवा कर उसे काला करती हूँ, और मेरे बाल तो सफेद पेट की गर्मी के कारण हुए थे, वही तो मैं कह रही हूँ। ये बोल ऐसे ही काले नहीं हुए। पैकेट के अंदर गरम मसाला है, ये क्या है सब जानती हूँ मैं। जितनी चीज महीने के राशन की लिस्ट में हो, उसके अलावा कुछ नया मुझे रसोई में दिखा तो अच्छा नहीं होगा। रविवार का इंतजार करो, एक दिन तो खास होना चाहिए। रोज रोज मसालेदार खाओगी, डोसा खाओगे, पानीपुरी खाओगे, तो रविवार को बाहर का खाना भी घर की दाल जैसा लगेगा। जी मम्मी जी। ये थी सुषमा, जिसने अपने घर पर एक नया नया नियम बनाया था। स्ट्रीट फूड खाना है तो सिर्फ और सिर्फ रविवार को। बुधवार से शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, किसी तरह शनिवार आ ही गया था। अब सभी को इंतजार था तो रविवार की सुबह का। रात के 1 बजे अचानक रवि करवट बदलता है और देखता है कि जयश्री अभी भी फोन चला रही है। क्या हुआ जयश्री, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? अरे कल संडे है और मम्मी हम सभी को स्ट्रीट फूड खिलाने वाली है। उसी का सोच सोच कर ना नींद नहीं आ रही है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कल मम्मी क्या खिलाएगी? डोसा या चाट या फिर दोनों? कसम से एक नंबर की एंटिक पीस हो तुम। चलो अब जल्दी से सोने की कोशिश करो, वरना पता चला नींद पूरी ना होने के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई और मम्मी जो स्ट्रीट फूड लेकर आई थी वो तुम खा ही ना पाई। यहाँ जयश्री की नींद उड़ी हुई थी और वहां ईशा भी अपने फोन पर खाने की तस्वीरें देख रही थी। इतने दिन इंतजार करवाने के बाद अगर मम्मी जी ने छोटी मोटी पार्टी दे दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो कह दूंगी भाई मुझे तो पिज्जा ही खाना है, कोई कुछ खाए तो खाए, ना खाए तो ना खाए। ईशा की गुनगुन से विकास की नींद भी खुल जाती है। सो जाओ, लगता है तुम नींद में बोल रही हो। सोई हुई कितनी सीधी लगती है सुषमा जी, कोई कह सकता है इन्होंने हमारे खाने पर इतनी पाबंदी लगा रखी है। अगली सुबह सभी उठते ही सुषमा को ढूंढने लगते हैं। ये लो चाय। ये क्या कोरी चाय दीदी? और तब से यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नाश्ते का क्या प्लान है? क्या बन रहा है नाश्ते में? मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, आज मम्मी ने स्ट्रीट फूड पार्टी का वादा किया है। पूरे हफ्ते भर हमने बाहर का नहीं खाया, तो संडे को तो तीनों टाइम मैं स्ट्रीट फूड ही खाऊंगी बस। बिल्कुल बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है। आई एम विथ यू। इतनी मेहनत से आदमी कमाता क्यों है जवानी में, ताकि बुढ़ापे में बैठकर खा सके, पर यहाँ तो बुढ़ापे में भी आकर ये सब देखना पड़ रहा है। एक टाइम स्ट्रीट फूड तक तो ठीक था, तीनों टाइम मुझे नहीं लगता कि मम्मी मानेगी। नहीं मानेगी तो फिर सब भूखे बैठे रहेंगे और क्या। और तभी बाहर से 2 बड़ी बड़ी थैलियां लेकर सुषमा अंदर आती है। अरे क्यों भूखे बैठना है, आ गई मैं। ये लो 2 थैलियां भरकर नाश्ता लेकर आई हूँ बहू, सभी के लिए नाश्ता लगा दे। एक ही प्लेट में लाना, पूरा परिवार साथ में खाएगा। इतना नाश्ता एक प्लेट में नहीं, एक परात में आएगा मम्मी जी। आप थैलियां मुझे पकड़ाइए। जयश्री जैसे ही थैली को उठाती है उसे थैली जरा हल्की लगती है, पर इस बात को इग्नोर कर वो सीधा किचन में चली जाती है। सभी की नजरें रसोई के दरवाजे पर थी और 3 मिनट बाद घर की बड़ी बहू एक छोटे से प्लेट में 1 समोसा, 1 कचौरी और 1 जलेबी लेकर बाहर सेंटर टेबल के बीच लाकर रख देती है। अरे देख क्या रहे हो, शुरू करो। पूरे हफ्ते तुम दोनों परेशान थी स्ट्रीट फूड के लिए, अब ला दिया ना। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। 1 समोसा, 1 कचौरी और 1 जलेबी, खाने वाले लोग 5 और प्लेट में खाने की चीजें 3। बड़ी नाइंसाफी है। पर हाथ से ये भी ना चला जाए, इसलिए जिसके हाथ में जो आता है वो उसे खा लेता है। सुषमा जी मैं क्या कह रहा था, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, पर ये तो बस स्टार्टर था, अब इसके बाद मेन कोर्स आएगा, फिक्र मत कीजिए आप। ये कहकर सुषमा अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के 9 से 10, 10 से 12 और 12 से 1 बजते ही दिखते हैं और ठीक 1:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर कोई डिलीवरी वाला है, किसी ने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ, मम्मी जी ने कहा था ना मेन कोर्स, लगता है वो मेन कोर्स आ गया है, जल्दी चलो। जयश्री फौरन पार्सल रिसीव करती है, उसे अनपैक करती है। अंदर 1 प्लेट पाव भाजी थी और 1 प्लेट मोमो। ये थे मेन कोर्स। 2 प्लेटों में सभी के सामने सर्व किया जाता है। बड़ी जोरों की भूख लग रही है और इतने के बाद ये मेन कोर्स दिया है मम्मी ने खाने को, ये तो स्टार्टर से भी हल्का है। मम्मी ने जो हमें स्टार्टर खिलाया था उस हिसाब से मेन कोर्स इसे ही कहेंगे ना। सुबह 1 टुकड़ा समोसा मिला था, उसमें आलू भी नहीं था। अब कम से कम 2 मोमो तो खाने मिलेंगे पूरे, और पाव भाजी की 1 बाइट तो मिल ही जाएगी। वैसे तो मैं मोमो खाता नहीं हूँ, पर इतनी भूख लगी है
और हिस्से में इतना कम आ रहा है तो खा ही लेता हूँ। जयश्री अपने हाथों से पहला मोमो उठाती है और उसे इस तरह देखती है मानो वो दुनिया का आखिरी मोमो हो। इस थोड़े बहुत खाना खाने के बाद पूरा परिवार मिलकर सुषमा के पास जाता है। अच्छा लगा ना स्ट्रीट फूड? वैसे मैं जानती हूँ तुम सब क्या कहने आए हो, पर ये तो स्टेप 2 था। बड़े स्टेप में जाने के लिए धीरे धीरे स्टेप उठाया जाता है। अभी इंतजार करो कुछ घंटे, माँ यहीं बैठी है तुम लोगों की। आपकी नहीं, आपकी तो मैं धर्मा पत्नी हो। शाम को ठीक 5 बजे नुक्कड़ के पास पानीपुरी लगाने वाला गोपाल सुषमा के दरवाजे पर आकर आवाज देता है। जयश्री भाभी, आप समझी ये सब मम्मी जी क्यों कर रही थी? उस दिन याद है आपको मैंने क्या कहा था, अगर मैं भूखी पेट रहूं तो एक बार में 100 पानीपुरी खा जाऊं। और इस गोपाल के स्टोर पर ये ऑफर चल रहा है, जो भी औरत 100 पानीपुरी खाएगी उसे 5,000 रुपये देगा वो। मतलब हम दोनों आज 100 पानीपुरी खा जाएंगे तो 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे। सभी भागते हुए पानीपुरी वाले के पास जाते हैं। वो एक के बाद एक सभी को 2 पानीपुरी खिलाकर रुक जाता है। चाची ने कहा था सभी को 2-2 पानीपुरी ही खिलाना, उतने की बात हुई थी, अब मैं चलता हूँ। सभी की हिम्मत टूट चुकी थी, खास करके ईशा और जयश्री की। वो दोनों सीधा रसोई की और रात का डिनर बनाने बढ़ जाती है और देखती है रसोई तो अंदर से बंद है। अंदर मैं हूँ। ये बड़ा अच्छा किया आपने हमारे साथ, बाहर से ना के बराबर थोड़ा थोड़ा स्ट्रीट फूड मंगवाया और अब रसोई को अंदर से बंद कर दिया ताकि रात को दलिया या खिचड़ी भी ना मिल पाया। मैं खाने के इंतजार में पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे और शाम के ठीक 7 बजे रसोई का दरवाजा खुलता है और सभी के लिए एक एक प्लेट भरकर चाउमीन और मंचूरियन लेकर सुषमा रसोई से बाहर आती है। जितना लेना हो उतना ले लेना, कढ़ाई भर भर कर चाउमीन मंचूरियन बनाया मैंने। सभी सुषमा के बनाए चाउमीन और मंचूरियन पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो वो कोई अमृत हो। मजा आ गया मम्मी, मजा आ गया। आग लगा दी मम्मी जी, आग लगा दी। इसे कहते हैं ओरिजिनल स्ट्रीट फूड। अच्छा याद करो बहू, आज से ठीक 1 हफ्ते पहले मैंने सभी के लिए चाउमीन और मंचूरियन बनाया था। सभी ने कितने नुस्ख निकाले थे मेरे चाउमीन में। स्वाद ही नहीं है, इससे टेस्टी तो स्ट्रीट फूड होता है, मंचूरियन तो रबर जैसा है। और आज वही मंचूरियन तुम चाव से खा रहे हो। मतलब कि स्ट्रीट फूड पर बैन और ये आज थोड़ा थोड़ा स्ट्रीट फूड देना, ये सब इसलिए किया था आपने ताकि भूख के मारे हमें आपका बनाया खाना पसंद आ जाए? उफ़ो मम्मी तुम भी ना। सभी हंस पड़ते हैं। सुबह का समय होता है। ससुर राम मनोहर जी पूजा कर रहे होते हैं। किचन में बहू रेनू नाश्ता बना रही होती है। तभी सास कलावती पैर पटकते हुए आती है। अरे ना जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है, सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक इस महारानी का नाश्ता नहीं बना। वो माँ जी, बस हो ही गया है, पराठे बना दिए हैं, पिताजी की चाय बन चुकी है, बस आपकी कम चीनी वाली चाय चढ़ानी बाकी है। ओहो देखो तो जरा, गिनती तो ऐसे गिना रही है काम की जैसे कोई तीर मारा हो। बस बस बहाने मत बना, सुबह से कब से उठी हुई है और नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ। अरे पेट में चूहों ने कूद कूद कर भूख के मारे बेहाल कर रखा है। सारा दिन रेंग रेंग कर काम करती रहेगी तो बस मिल गया चाय नाश्ता और खाना। तभी ससुर राम मनोहर जी की पूजा हो जाती है और वो उठते हुए बोलते हैं। अरे कलावती, सुबह सुबह तुमने अपना एफएम चालू कर दिया। अरे थोड़ा शांति रखो, सुबह से बेचारी की रेल बनी हुई है, एक पैर पर खड़े होकर दौड़ भाग कर रही है, कभी झाड़ू लगा रही है तो कभी सफाई तो कभी प्रेस करना। अब अकेली जान क्या क्या करे, उसे एक काम थोड़ी है, और भी तो काम करने होते हैं घर के। ये लो आ गए अपनी लाडली बहू की वकालत करने। अरे सुबह से नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ है, उसकी तो किसी को चिंता नहीं है। बस माँ जी, पराठे बन गए हैं, चाय बनने ही वाली है, 5 मिनट में लेकर देती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी कर, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। फिर रेनू जल्दी जल्दी सास कलावती के लिए गर्मा गर्म पराठे सेक कर चाय के साथ प्लेट में सजा कर लाती है। फिर चाय नाश्ता करने लगती है। तभी पति गौरव भी नाश्ता करने के लिए ऑफिस के लिए निकलता है। अरे रेनू, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है और मेरे टिफिन पैक हुआ या नहीं, मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं? रेनू जल्दी करो, यही 9 बज चुके हैं। अरे बेटा, टिफिन तो तब मिलेगा ना जब तेरी बीवी को फुर्सत होगी। अरे सुबह सुबह इतना रेंग रेंग कर काम करेगी तो क्या होगा, नाश्ता तो बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। रेनू तुम्हें पता है ना, आज फ्राइडे है और मेरी मीटिंग होती है, तुम हमेशा देर कर देती हो। तभी रेनू आंखों में आंसू लिए गौरव को फोन का चार्जर और टिफिन पकड़ाते हुए कहती है, ये लीजिए आपका फोन का चार्जर और टिफिन।
तभी ससुर राम मनोहर जी, अरे बस भी करो, बहू कोई रोबोट थोड़ी है जो बटन दबाओ हो गया काम। फिर गौरव बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। ससुर राम मनोहर बाहर किसी काम से चले जाते हैं और सास कलावती लॉर्ड एंड बर्गर की तरह सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है और रेनू किचन में जाकर बाकी के काम निपटाने लगती है। राम राम राम, कितनी गंदी चादर पड़ी है, कितनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। रेनू, और रेनू इधर आ, देख जरा, ये चादर कब से नहीं धोई है। रेनू आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? जरा इस चादर को देख, कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी हुई है, कब से नहीं धुली है। अभी इन सभी चादर को अच्छे से धोकर सुखा दे। वो माँ जी, अभी 4 दिन पहले ही तो धोई थी। आप तो जानती ही है ना, अब बारिश के मौसम की वजह से धूल मिट्टी जल्दी दिखाई देती है। अब रोज रोज तो बारिश के मौसम में चादर कैसे धो लेगी, कब सूखेगी। ये लो जी, सुन लो इन महारानी के नखरे, 4 काम क्या बता दिए, लगी उपदेश देने। अरे हम भी अपने टाइम में बिजली की तरह काम करते थे, तेरे जैसे हाथ चलाने लगे तो मिल गया सबको चाय नाश्ता और खाना। माँ जी, सुबह से मैं नौकरानी की तरह काम में लगी हुई हूँ। नाश्ता, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े बर्तन सब अकेले ही कर रही हूँ और आप उसमें भी सुनाने में लग जाती है। 2 मिनट नहीं बैठी हूँ मैं। ओहो, जरा देखो तो महारानी का, जरा सा क्या कह दिया तो मिर्ची लग गई है। अब सास से जुबान लड़ाएगी, इतना भारी पड़ता है काम करना तो मायके में जाकर आराम कर। यहाँ रहना है तो सास के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तभी ससुर राम मनोहर जी बाहर से आते हैं। कलावती, तुम नहीं सुधरोगी, जब देखो बहू को काम के लिए सुनाती रहती हो। आप तो बहू की वकालत ना ही करें, आप ही ने तो इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। कलावती का ये तीखा ताना सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले चादर धोकर छत पर सुखाने के बाद घर के बाकी के बचे हुए काम निपटा कर हटती है तो दोपहर के खाने का समय हो जाता है। फिर दोपहर को रेनू खाने की तैयारी में लग जाती है। फिर खाना बन जाने के बाद सभी घर वालों को वो टेबल पर परोसती है। सब्जी में तेल तो देखो कैसे झोंक रखा है, जैसे हमारे घर में घी तेल की नदियां बह रही हैं। और रोटी इतनी कड़क, अरे राम की पूरी बत्ती सी बाहर आ जाए। माँ जी, सब्जी में कहाँ है तेल, और रोटी अभी तो बिल्कुल नरम मुलायम फूली हुई है। तभी ससुर राम मनोहर जी बीच में टोकते हुए बोलते हैं। कलावती, बस भी करो, बहू सुबह से लगी हुई है और क्या कमी है खाने में, तुम्हें तो बस कमियां ही निकालनी है। तुम तो बस चुप ही रहो, आ गए बहू की वकालत करने। अरे मैं क्या पागल हूँ जो यूं ही चिल्लाती रहती हूँ। बात को आगे बढ़ता देख ससुर राम मनोहर जी चुप हो जाते हैं। इस कलावती को जरा भी चैन नहीं है, जब देखो बहू के पीछे लगी रहती है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना है, खुद से कुछ करना पड़े तो पता चले इसे। सभी के खाने के बाद रेनू सभी के गंदे बर्तन उठाकर किचन में ले जाकर सिंक में रखती है और साफ करती है। उधर सभी खाना खाने के बाद सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। तभी अचानक बाहर मौसम बदल जाता है। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं। खराब मौसम देख बारिश होने वाली है। हे भगवान, जल्दी से जाकर ऊपर छत से चादरें ले आती हूँ, नहीं तो सब भीग जाएंगी। रेनू ऊपर छत पर चादर उतारने जा ही रही होती है कि तभी बारिश का मौसम देख कलावती का चाय पीने का मन हो जाता है और वो उसे आवाज लगाती है। अरे रेनू, जरा सुन तो, देख कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, कड़कती हुई बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना ला। ठीक है माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आकर बनाती हूँ। ऊपर छत पर चादर सूखने के लिए पड़ी हुई है, बारिश शुरू हो गई तो सब भीग जाएगी। अरे चाय बनाने में कौन सा घंटों लगने हैं और कपड़े कौन सा भागे जा रहे हैं, पहले चाय बनाकर दे जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। माँ जी, बारिश का भरोसा नहीं है कब शुरू हो जाएगी, पहले मैं चादर उतार लाती हूँ, फिर आकर चाय बनाती हूँ। रेनू जल्दी से ऊपर छत से जाकर चादर उतार कर लाने के बाद सीधा किचन में जाकर अदरक कूट कर बढ़िया सी चाय बनाती है। उधर हॉल में ससुर मनोहर, सास कलावती बैठे होते हैं। चाय बन जाने के बाद रेनू मुस्कुराते हुए जाकर उन्हें चाय का कप पकड़ाती है। ये लीजिए माँ जी, पिताजी आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। ला, ले जा अपनी कड़क चाय, वापस रसोई में रख दे, मुझे नहीं पीनी तेरी अदरक वाली कड़क चाय। पर माँ क्यों, अभी तो आपने ही चाय लाने के लिए बोला था। जब मांगी तब तो सिलाई नहीं गई, अब मेरा मूड नहीं है ऐसी चाय का। जिसके लिए 1 घंटे तक तरसना और गिड़गिड़ाना पड़े। अपनी मर्जी की मालकिन जो है तू, तेरा जब मन आया उठा कर ले आई। पर माँ जी, अगर थोड़ी देर होती तो चादर भीग जाती और सूखने में 4 दिन लगते। बस बहुत हो गया, अपनी राम कहानी अपने पास रख, तेरे रोज रोज के बहाने चिक चिक से मैं तंग आ चुकी हूँ। इस घर में
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। खाना तो कभी टाइम पर मिलता ही नहीं। चाय के लिए इनके उपदेश मिलते हैं। ऐसी बहू के हाथ के खाने से तो अच्छा है मैं खुद खाना बनाकर खा लिया करूं। आज के बाद मैं इसके हाथ का एक टुकड़ा तक नहीं खाऊंगी। ससुर राम मनोहर पीछे काफी दिनों से कलावती की हरकतों, उसकी बेवजह के ड्रामे देखकर तंग आ गए थे। तभी उनके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आती है और वो कलावती का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, कलावती सही कह रही है। बहू, तुमसे ना तो खाना टाइम पे दिया जाता है न चाय। इससे अच्छा तो कलावती तुम अपनी रसोई अलग कर लो। बहू के भरोसे रहने से अच्छा है खुद से बनाकर खाओ। तुम अपनी रसोई आज से ही अलग कर लो। तंग आ गया हूँ बहू मैं तुम्हारी इस रोज रोज के नाटक से। राम मनोहर का बदला रूप देखकर कलावती हैरान रह जाती है और खुश होती है। चलो, कम से कम मेरे पति को समझ तो आया कि मैं गलत नहीं हूँ। अब रहेगा ना बाज ना बचेगी बांसुरी। आज से मेरी रसोई अलग रहेगी। कम से कम खुद से बनाकर टाइम से तो खा सकूंगी। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ खाना देने में बाकी के कामों में थोड़ी सी देर हो जाती है, पर सच मानिए मेरा कोई इरादा नहीं था माँ जी को तकलीफ देने का। उस दिन के बाद सास कलावती और बहू की रसोई अलग अलग हो जाती है। अब कलावती खुद से बनाकर खाती है। ये है असली जिंदगी का मजा। अब यहाँ किसी का ना रोकना ना टोकना। बहू के भरोसे बैठी रहती तो खाना तो नसीब ही नहीं होता। अब कलावती हर रोज अपने लिए और राम मनोहर के लिए खुद से खाना बनाती और मजे से खाती। थोड़े दिन तो सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक शाम को अब घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सास कलावती जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद रामकली खड़ी होती है। भाभी, बड़े दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, सोचा जाकर मिलाऊं। अरे जीजी, अचानक से यूं बता तो देती। अरे भाभी, इसमें बताना कैसा। सोचा जब जाना ही है तो क्या ही फोन करूं। चली जाती हूँ। अब जल्दी से ठंडा पानी पिला दो, प्यास से हलक सूखा जा रहा है। और सुनो, रास्ते भर सफर में कुछ खाया पिया नहीं, पेट में चूहे गुलाटी मार रहे हैं। अब सास कलावती का मुंह बन जाता है। ससुर राम मनोहर तपाक से बोलते हैं, अरे कलावती, क्या सोच रही हो? अब मेहमान हमारे हैं तो उनके लिए खाना तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना। जाओ जीजी के लिए जल्दी से बढ़िया सी सब्जी और साथ में मीठे में हलवा बना लाओ। बेचारी सास कलावती रसोई में जाकर ननद रामकली, ससुर राम मनोहर और अपने लिए खाना बनाती है। दूर खड़े ससुर राम मनोहर जी देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर कलावती जल्दी से एक चूल्हे पर सब्जी, दूसरे पर हलवा बनाती है। फिर आटा गूंथ कर रोटियां सेकती है। हाय रे, 3 लोगों के खाना बनाने में ही मेरा दम निकल गया। न जाने ननद कब तक रहेगी। फिर खाना बन जाने के बाद सास कलावती बाहर टेबल पर ननद रामकली और ससुर राम मनोहर के लिए खाना टेबल पर सजाती है। अरे वाह भाभी, हलवे से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे जमाना हो गया भाभी के हाथों का स्वाद चखे। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथों का स्वाद चखने को मिल गया। रामकली खाना खाते हुए बोलती है, अच्छा भाभी, एक बात बताओ, बहू के होते हुए तुम खाना क्यों बना रही हो? अरे जीजी, कलावती ने अपनी रसोई अलग कर ली है। अब क्या बहू टाइम से खाना बनाकर नहीं देती तो इससे अच्छा है ना कि रसोई अलग कर ली जाए। पर भाभी, अपने हाथ का खुद का ये स्वाद थोड़े दिन ही अच्छा लगता है। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना बनाते बनाते कलावती की हालत खराब। अब ससुर राम मनोहर जी अपना दूसरा पासा फेंकते हैं और घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखवा लेते हैं। अब घर में सभी मेहमान एक दिन पहले ही आ जाते हैं। अब इतने सारे मेहमानों का अकेले कलावती को चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। हाय रे, मर गई। ये क्या आफत मोल ले लिया मैंने। सुबह 20-20 लोगों का अकेले खाना बनाकर मेरे तो हुलिया ही टाइट हो गया है। अरे ऊपर से कभी किसी को चाय दो, नाश्ता दो, कभी किसी को पानी। पहले तो 2 लोगों का खाना बनाना आसान लग रहा था, अब 20-20 लोगों का खाना बनाते बनाते इस बुढ़ापे में नानी, दादी, अम्मा सब याद आने लगी। फिर कलावती जैसे जैसे खाना बनाकर सभी मेहमानों को देती है, तभी ननद रामकली खाना खाते हुए कहती है, ये क्या भाभी, सब्जी में नमक डालना भूल गई क्या? ना मिर्च न मसाले, कैसा बेस्वाद खाना बनाया है। अरे पूरी देखिए, जैसे लक्कड़, खाओ तो दांत ही टूट जाए। मुझे नहीं खाया जाएगा ऐसा। एक काम करो, मेरे लिए तो तुम खिचड़ी ही बना डालो। जी अभी बना कर लाती हूँ। फिर कलावती ननद रामकली के लिए खिचड़ी बना कर लाती है। दिन भर मेहमानों की चाय, नाश्ता, पानी, खाना सब करते करते अब कलावती की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी कमर में दर्द होने लगा था। हे भगवान, उठा ले मुझे। अब मुझसे और नहीं होता है ये सब। मेरे सारे अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। अरे अभी तो सिर्फ सुबह का नाश्ता ही बनाया है। अभी तो दोपहर का खाना, रात का खाना सब बाकी है। चाय नाश्ता कल सुबह फिर से वही सब करना। और ऊपर से कल सुबह भी पूजा है। मैं अकेले मर जाऊंगी। एक ही दिन में सब करना कितना भारी पड़ रहा है।
कलावती बड़ी बेबसी से आंखों में आंसू लिए बैठी होती है। उधर बाहर मेहमान खाने के लिए बैठे होते हैं। सास कलावती की हालत खराब। तभी ससुर राम मनोहर मुस्कुराते हुए आते हैं और चेहरा गंभीर बनाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ कलावती, अभी तक तुमसे खाना नहीं बना? बाहर सभी मेहमान कब से खाने के लिए बैठे हुए हैं। देख नहीं रहे हो अकेली जान क्या क्या करे? कल से अकेले सब कर रही हूँ और आ गए तुम जले पर नमक छिड़कने। मुझसे नहीं होता अब ये सब। क्यों? अब पता चला बेचारी बहू को तुमने कभी उसे चैन से बैठने तक नहीं दिया। जरा लेट क्या हो जाता था चाय नाश्ता देने में, घर सर पर उठा लेती थी, नाक में दम कर कर रखा था बहू के। अब खुद पर आई है तो पता चला ना कैसे सब करती थी अकेली बहू। तभी रेनू मुस्कुराते हुए रसोई में घुसती है। माँ जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब बहुत हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही काफी है। अब आप जाकर मेहमानों को देखिए। घर की सास रसोई में काम करती अच्छी नहीं लगती। ये बहुओं का काम है रसोई देखने का। बहू को ही रसोई संभालने दीजिए। ये देख कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रेनू को गले से लगा लेती है। सच बहू, तू मुझसे नाराज नहीं है? नहीं माँ जी, अब रसोई के नाटक बहुत हुआ। अब आप बाहर जाइए, मेहमानों को देखिए, मैं सब यहाँ संभाल लूंगी। फिर सास कलावती आंसू पोंछते हुए खुशी खुशी बाहर मेहमानों को देखती है और रेनू सुपरफास्ट की स्पीड से फटाफट पूरी सब्जी खीर हलवा सब मिनटों में तैयार कर डालती है और कुछ ही देर में रसोई से बढ़िया खुशबू आने लगती है और सास खड़ी सब देख रही होती है। ससुर राम मनोहर जी, क्यों कलावती, क्या हुआ तुम्हारी अलग रसोई का? बहू के हाथ का ही तो तुम्हें खाना पसंद नहीं था। कलावती को किए पर बहुत पछतावा होता है। अरे छोड़ो अब, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? तौबा तौबा, अब बहू से कुछ कहा तो सास होने का सास घमंड पल भर में चूर हो गया। वो कहते हैं ना कि बहू के बिना ना घर अच्छा लगता है ना रसोई। बहू मुझे माफ कर दे, आज से कोई रसोई अलग नहीं है। हम सबका साथ में खाना बनेगा और साथ में ही खाना खाएंगे। कोई बात नहीं माँ जी, अब आपकी जगह रसोई में नहीं आराम करने की है। रसोई मुझ पर छोड़ दीजिए। बाहर सभी मेहमान नंद रामकली रसोई के दरवाजे पर खड़ी नजर देख बार बार मुस्कुरा रही होती है। वाह रे भाभी, इसे कहते हैं समझदार गुणी बहू, जो नसीब वालों को ही मिलती है। जी जी, आखिर बहू किसकी है? बहू के तारीफ से ही पेट भरने का इरादा है क्या, या खाना भी दोगी? फिर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। फिर रेनू सभी को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। वो कहते हैं ना कि रसोई पर बहू का राज ही अच्छा लगता है और सास का घर पर।